हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में सेट्स और रिलेशन के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे बच्चों हम सोल्व करेंगे। पहले देखो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन निकालते हैं। जो मैंने सेट्स का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया था, रिलेशन का पढ़ाया था, तो उसके अंदर सब कुछ मैंने ये फॉर्मूले आपको लिखवाए हुए हैं। आप दोबारा से इसको नोट कर लो। और देखो, इसके ऊपर बच्चों बेल्स ट्रायंगल मैंने आपको बताई थी ना, बेल्स ट्रायंगल किस काम आती है? जब आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने होते हैं। और इसी के ऊपर बच्चों क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर। मैंने आपको बताया था कि अगर एक सेट के अंदर बच्चों एक एलिमेंट है तो उस पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं? एक। अगर एलिमेंट दो है बच्चों तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होते हैं? दो। एलिमेंट अगर तीन है तो कितने होते हैं? पांच। एलिमेंट अगर चार है तो कितने होते हैं? 15। ये मैंने आपको बेल्स ट्रायंगल बनानी सिखाई थी। और देखो क्वेश्चन कैसा आ गया पेपर के अंदर। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ जिसके अंदर बच्चों कितने एलिमेंट हो? तीन। तो बता दो तीन एलिमेंट वाले में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होते हैं? पांच होते हैं ना। ये कितना हो गया? आंसर पांच हो गया। नॉन एम्प्टी तो होते ही होते हैं, क्योंकि बच्चों एम्प्टी जो रिलेशन होता है वो कभी इक्विवेलेंस थोड़े हो सकता है। एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक तो होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता ना। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं बच्चों वो एम्प्टी ही, नॉन एम्प्टी ही होते हैं। तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 5। उसके बाद देख लो बच्चों, ये कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको एक सेट ए दे रखा है और बी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे जो m बाई एन की फॉर्म में होंगे। m और n किससे बिलोंग करेंगे? a से। मतलब कि देखो, इन 10 में से आपको बच्चों कोई एक एलिमेंट लेना है, ठीक है। उनको आपस में क्या करना है? डिवाइड करना है। बट कैसे डिवाइड करना है? एक तो m और n का जो आप दो एलिमेंट लोगे उनका HCF कितना होना चाहिए? 1। मतलब कि दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। एक बच्चों m जो है ना वो n से क्या होना चाहिए? छोटा। या फिर ये कह लो कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो बच्चों बड़ा होना चाहिए किससे? न्यूमिनेटर से। क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन है? n। n बड़ा होना चाहिए m से। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक बार। देखो, आप एक बार के लिए बच्चों n को, डिनोमिनेटर को लेना स्टार्ट कर दो। आप ये बताओ, क्या n को 1 ले सकते हो क्या? बच्चों n को 1 नहीं ले सकते। क्यों? अगर n को आपने 1 ले लिया तो 1 से छोटा m को क्या लेना पड़ेगा? n से छोटा। लेकिन 1 से छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं। और इक्वल भी नहीं ले सकते है ना, क्योंकि इक्वल नहीं ले सकते ना। m और n दो एलिमेंट है बच्चों, m छोटा होना चाहिए। तो n को कहां से स्टार्ट करो? 2 से। तो बताओ n अगर 2 है तो m कितना हो सकता है? सिर्फ 1 ही हो सकता है, क्योंकि 2 से छोटा बच्चों इनमें नंबर सिर्फ एक ही है। तो कौन सा पेयर बनेगा? बताओ पेयर कौन सा बनेगा? m n टाइप का। m बाई n पेयर का मतलब बच्चों एलिमेंट कौन सा बनेगा? m बाई n टाइप का। मतलब m कितना होगा? 1 और n कितना होगा? 2। बताओ, समझ आ गई? ये कितना एलिमेंट हो गया? एक। एक पेयर हो गया ये m n का, ठीक है। उसके बाद बच्चों n को कितना मान लो? 3। अब n को 3 मान लोगे तो m कितना होगा? बताओ। 3 से छोटे नंबर कितने हैं? एक तो 1 है और एक 2 है। लेकिन ध्यान रखना, ये तो चलो ठीक है, 3 से छोटे तो लेने ही लेने हैं, लेकिन साथ में 3 और 1 का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। 3 और 2 का जो HCF है बच्चों वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। GCD कितना होना चाहिए उनका? 1। ठीक है, तो कितने पेयर बन गए बताओ? तो दो नंबर बनेंगे ना। क्यों बच्चों? एक तो 1/3 बन जाएगा और एक कितना बन जाएगा? 2/3, है ना। दो नंबर बन गए ये। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया करो। 1 इंटू 2, 2 नंबर बनेंगे। अब आप समझ गए सारी कहानी में क्या करने वाला हूँ। n को बच्चों 4 लो। n को 4 लोगे तो ध्यान रखना, m को एक तो 1 ले सकते हो। 4 से छोटे कौन कौन है? 1 2 3। बट बच्चों 2 नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 2 और 4 का जो HCF होता है वो बच्चों 1 नहीं होता। कितना होता है? 2। तो कितने नंबर बनेंगे यहाँ से? 2। दो बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे बताओ? एक तो 1/4 और एक 3/4। क्योंकि नंबर कैसे है? m बाई n की फॉर्म में। m छोटा है, n क्या है? बड़ा। अच्छा, अब n को क्या ले लो बच्चों? 5 ले लो। n को 5 लोगे तो बताओ ये अपना m कितना होगा? 1 2 3 4, चारों आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों 5 एक प्राइम नंबर है, तो चारों के साथ इसका HCF कितना होगा? 1। तो कितने नंबर बन गए? 4 बन गए। कौन कौन से लिख के दिखाऊं? 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, ये वाले 4 नंबर, ठीक है। अब n को कितना मान लो बच्चों? 6 मान लो। अगर n 6 है तो m देखो इससे छोटे 1 2 3 4 5। लेकिन बच्चों 1 2 नहीं लेना, क्योंकि 2 का 6 के साथ HCF 2 होता है, ठीक है। 3 नहीं लेना, 4 भी नहीं लेना। क्या लेना है बच्चों? 5। तो कितने नंबर बन गए ये? 2। n को 7 लो। 7 तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो फिर सारे ले लो। 7 से छोटे 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि कितने नंबर बन गए ये? 6। अब n को बच्चों 8 लोगे तो m कितना होगा बताओ? 1 2 नहीं ले सकते, 3 4 नहीं लेना, 5 6 नहीं लेना, 7। तो ये कितने हो गए बच्चों? 4 नंबर हो गए, ठीक है। और n को 9 लोगे तो m कितना होगा बताओ? 1 2 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 9 में कॉमन होता है, ठीक है। 4 5 6 नहीं लेना, 7 8 ले लो। तो ये कितने हो गए बताओ? 6 नंबर ये हो गए। और n को लास्ट में 10 ले लो, क्योंकि 10 तक ले सकते हैं ना हम। तो m कितना होगा फिर बताओ? 1 3 5 नहीं लेना, 4 4 नहीं लेना, 6 नहीं लेना, 7 8 नहीं लेना, 9। तो ये कितने नंबर हो गए? 4। बस। तो टोटल अपना आंसर कितना आ गया बच्चों? इन सबको सर्कल वाले नंबर्स को क्या कर दो? ऐड कर दो। बस करना ऐड। कितने हो गए देखो? 3 5 9 11 17 17 21 27 और 31। 31 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। इससे आसान क्वेश्चन बताओ क्या होएगा?
उसके बाद बच्चों देखो ये क्वेश्चन मैं आपको, जब मैंने रिलेशन आपको चैप्टर करवाया था, मैंने आपको बोला था कि 2023 के अंदर ये सेम क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आया बच्चों, अपनी एनसीईआरटी बुक की मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। मैंने आपको वहां पे भी देखो दिखाया था ये, कि एक सेट ए है, इस सेट के ऊपर बच्चों ऐसे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं जिसमें 1 2 और 2 3 तो आए, जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। प्रूव करना था, कितने हैं ये 3। और देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों कहाँ पे आया था 2023 में, सेम एज इट इज विदाउट एनी चेंज, वही 1 2 3 सेट दे रखा है, वही 1 2 और 2 3 एलिमेंट होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव बनाने हैं, ट्रांजिटिव बनाने हैं, लेकिन सिमेट्रिक नहीं बनाने। तो आंसर कितना था इसका 3, बिल्कुल सेम विदाउट ए सिंगल चेंज। बच्चों यहाँ पे आगे देखो, मैं आपको ये दिखाता हूँ, वही सेट आपको दे रखा है 1 2 3, रिलेशन बताओ जिसमें 1 2 और 2 3 आएंगे, जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। बताओ, बिल्कुल बच्चों 100% सेम टू सेम 2023 के अंदर क्वेश्चन है, 2025 के अंदर क्वेश्चन है ना। तो आपको ये देख के पता लग जाएगा कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अगर बच्चे ने 2023 के क्वेश्चन अच्छे से किए होते, बहुत अच्छे से, तो इसके लिए बच्चों कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर लिख देते आप, कितना 3। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। बस आप हमेशा ये बात ध्यान रख लो, ये नोटबुक में लिख लो अपनी। जैसे मान लो ए बी सी बच्चों 3 एलिमेंट है सेट के अंदर, है ना। तो आप 8 एलिमेंट लेके, मतलब कि देखो एक रो से में कितने एलिमेंट आएंगे बताओ, 9 आएंगे। इन 9 में से आप एक एलिमेंट छोड़ दो, एक एलिमेंट कोई भी छोड़ दो अपनी मर्जी का, लेकिन जो रिलेशन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। हमसे यही पूछा गया ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों, आप 8 एलिमेंट लेके, मतलब कि एक एलिमेंट को छोड़ के 9 में से आप ऐसा रिलेशन बना ही नहीं सकते जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ना हो। क्योंकि देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव है तो ये ए बी बी और सी तो होने ही चाहिए, है ना, ये तो होने चाहिए। अब मान लो ये लास्ट के 3 एलिमेंट में से मैं एक एक छोड़ देता हूँ। मान लो मैंने बी ए को छोड़ दिया, मैंने क्या छोड़ दिया बच्चों, बी ए को। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने अगर बी ए को छोड़ दिया तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, नो डाउट, है ना। नॉट सिमेट्रिक ये भी है ना, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ए भी है और बी ए नहीं है। ट्रांजिटिव क्या होगा, क्या आप ऐसे चेक किया करो, देखो बी ए को छोड़ दिया, मतलब शुरू हो रहा है बी से, खत्म हो रहा है ए पे, है ना। देखना कहीं ऐसा एलिमेंट है जो शुरू हो रहा है बी पे और खत्म हो रहा है ए पे। तो ये दो एलिमेंट अगर बच्चों है बी सी और सी ए, इसका मतलब बी ए बच्चों बिलोंग करना चाहिए, मस्ट बिलोंग टू आर टू बी ट्रांजिटिव। भाई आर को अगर आप ट्रांजिटिव रखना चाहते हो तो एक बात बताओ, बी सी और सी ए लोगे तो बी ए नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन आप तो कहते हैं बी ए को छोड़ दो, इसका मतलब बी ए को आप नहीं छोड़ सकते। मैं आपको यही प्रूव करना चाहता था, ठीक है। फिर बच्चों एक बार क्या छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो, सी ए को छोड़ दो। सी ए को छोड़ोगे तो फिर तो भी मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। ऐसे ही बच्चों ए सी को छोड़ दो, ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। मतलब कि आप 8 एलिमेंट लेके तो कोई ऐसा रिलेशन बना ही नहीं सकते जो रिलेशन कैसा हो, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ना हो, अगर ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। अब बच्चों इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो आपको जो रिलेशन बनाना है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, है ना, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो कैसे रिलेशन बनाओगे बताओ, एक तो 1 1 2 2 और 3 3, ये 3 एलिमेंट तो नो डाउट होने ही होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ये क्वेश्चन में दे रखे हैं कि 1 2 और 2 3 बच्चों होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, 1 2 और 2 3 क्वेश्चन में दे रखे हैं, होने ही चाहिए। अब ये 5 तो फिक्स हो गए, ये 5 बच्चों फिक्स हो गए। एक बात बताओ आप मेरे को, अगर 1 2 और 2 3 है तो क्या 1 3 भी नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए ना, 1 3 भी बच्चों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर तो ये ट्रांजिटिव नहीं होएगा अगर आपने 1 3 नहीं लिया तो। इसका मतलब बच्चों ये तो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। एक तो ये रिलेशन हो गया, है ना। ये रिलेशन बताओ, रिफ्लेक्सिव है, यस, ट्रांजिटिव है, यस, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है। तो एक रिलेशन तो ये आ गया। आपको बताने हैं बच्चों ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं। मैंने क्या कहा, एक तो आ गया। अब बच्चों एक बात बताओ मेरे को, बाकी जो एलिमेंट रह गए वो कौन से रह गए, रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स कौन से रह गए, रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना एक एक बात को। रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स, देखो बच्चों 1 2 है तो 2 1 रह गया, 2 1 को हमने नहीं लिया। 2 3 है तो 3 2 रह गया, और बच्चों 1 3 है तो 3 1 रह गया। ये 3 एलिमेंट रह गए, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, आप एक बात बताओ, 3 में से कोई 2 एलिमेंट तो आप चूज नहीं कर सकते ना। मैंने अभी आपको बताया था कि 8 एलिमेंट तो आप ले ही नहीं सकते। मतलब कि अब आपको बस ये चेक करना है कि क्या इन 3 में से, अच्छा एक बच्चे ने कहा कि सर तीनों ही ले लो। बच्चों अगर तीनों ही एलिमेंट ले लोगे तो फिर तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा, है ना, लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो तीनों एलिमेंट तो नहीं ले सकते। देखो अब सुनो मेरी बात, ना तो 3 एलिमेंट ले सकते, ना 2 एलिमेंट ले सकते, मतलब कि एक ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एक, लेकिन वो भी पक्का नहीं है। मैं मान लेता हूँ बच्चों, एक बार मैं 2 1 को इंक्लूड कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं 2 1 को इंक्लूड कर रहा हूँ। अब आप टाइम बचाने के लिए क्या करोगे,
ये 1 1 2 2 3 3 है ना बच्चों, ये सेम एलिमेंट रिफ्लेक्सिव वाले, इसको भूल जाओ, इसको मत काउंट करो, ठीक है। बाकी 3 एलिमेंट लिख लो, 1 2 2 3 1 3, समझ गए मेरी बात। और मैं क्या कह रहा हूँ, इन 3 बचे हुए एलिमेंट में से मैंने एक 2 1 एलिमेंट ले लिया। अब क्या ये 2 1 एलिमेंट मैं ले सकता हूँ क्या, ये बताओ आप मेरे को। ये आप कहोगे सर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो। यस रिफ्लेक्सिव तो अभी भी है। सिमेट्रिक ना हो, सिमेट्रिक नहीं है, देख लो सिमेट्रिक थोड़े ही, ये कहाँ है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो तब होगा जब 1 2 है तो 2 3 भी लो, 3 1 भी लो, ठीक है। लेकिन ट्रांजिटिव है कि नहीं, अब एक बार चेक करो आप। 15 सेकंड में आपको देता हूँ, पहले आप चेक करो कि ये रिलेशन इन 4 एलिमेंट से ट्रांजिटिव बन जाएगा क्या। 4 ये और 3 ऊपर ये है ना, देखो एक बार। हाँ बच्चों देखो, क्या ये ट्रांजिटिव बन रहा है। आप देखो 1 2 2 1 तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 तो है ही, नो डाउट है ना। अब 1 2 2 3 1 3 होना चाहिए, 1 3 है मेरे ख्याल से, ये सब कुछ है ना। ये रिलेशन बच्चों ट्रांजिटिव है। इसका मतलब बच्चों एक रिलेशन ये हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, R1 हो गया। अब बच्चों मैं क्या कहा, एक एक एलिमेंट चेक करना है, एक एलिमेंट ले लिया। अब मैं इसको 2 1 को छोड़ के 3 2 ले लेता हूँ, लेट 3 2 इज इंक्लूडेड। अब ध्यान से सुना मेरी बात बच्चों, मैंने क्या ले लिया एलिमेंट, 3 2 ले लिया। तो ये 3 एलिमेंट तो लिखी दो, कौन कौन से, 1 2 2 3 1 3। और मैंने एलिमेंट क्या ले लिया बच्चों, 3 2। अब सिर्फ आपको चेक क्या करना है बच्चों, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करो क्या है क्या नहीं। देखो 1 2 2 3 1 3 ये तो पहले से ही है। अब ये देखना 1 3 3 2 बच्चों, 1 3 3 2 से तो फिर क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, और 1 2 है, मतलब अभी भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही। लेकिन अभी सोच छोड़ना मत, देखो 3 2 2 3 ये तो हो ही जाएगा है ना, ये तो दोनों आगे पीछे एलिमेंट है, ये तो सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे। और देख लो और कोई ऐसा हो सकता है क्या, 1 2 ये 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, चला गया है ना। ये 3 पे खत्म हो रहा है, 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों 2 3 3 2 2 2 2 तो है ही। ये 3 पे खत्म हो रहा है और 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 1 3 3 2 1 2 भी है। इसका मतलब बच्चों ये आई थिंक ले सकते हैं, ये रिलेशन कैसा हो गया बोलो, ट्रांजिटिव हो गया। और देख लो एक बार, ये 2 पे खत्म हो रहा है ना, 2 पे ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये 2 पे खत्म हो रहा है और कोई 2 पे खत्म नहीं हो रहा। और देखना ये 1 2 2 3, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव हो गया। अब लास्ट बात हो रहेगी क्या, 3 1, लेट 3 1 इज इंक्लूडेड। अब ध्यान से देखना बच्चों, कितने रिलेशन आ चुके अभी तक, 3 आ चुके, एक आर, एक R1, एक R2, और इस क्वेश्चन का आंसर 3 आपको पता है, ठीक है। तो 3 1 को इसका मतलब हम इंक्लूड नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते। अगर आपने 3 1 को ले लिया तो ये 3 एलिमेंट तो है ही, मैंने कहा था ना ये तो फिक्स है, 1 2 2 3 1 3। और आपने बच्चों 3 1 को भी ले लिया। अब आप देखो क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, सिर्फ आपको क्या चेक करना है बच्चों, ट्रांजिटिव। देखो 2 3, देखो ध्यान से 2 3 3 1, 2 3 3 1 अगर बच्चों इसमें है, 2 3 और 3 1 अगर इसमें है, इसका मतलब 2 1 मस्ट बिलोंग टू, मस्ट बिलोंग टू आर, है ना। ये रिलेशन में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बच्चों अगर ये नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आप कहोगे सर फिर क्या बात होगी, ले लो 2 1 को भी ले लो फिर। अगर 2 3 3 1 है तो 2 1 को भी ले लो। तो मान लो आपने 2 1 को भी ले लिया, लेकिन बच्चों फिर तो क्या हो गया, आपने इसको भी ले लिया और 2 1 को भी ले लिया। अभी मैंने आपको बताया था ना कि इन दो एलिमेंट को ले लोगे, अकेले को छोड़ दोगे ना, तब बच्चों ये रिलेशन कभी भी ट्रांजिटिव बनेगा ही नहीं। तो मैं आपको वापस प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कितने रिलेशन पॉसिबल है, 1 2 और 3, 3 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। मैंने वहां पे भी आपको डिटेल में समझाया था, एक बार दोबारा भी मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये देख लो, ये इजी क्वेश्चन है। आपको एक रिलेशन आर दे रखा है 1 2 2 3 3 3, इसमें 3 एलिमेंट है, ये इस सेट के ऊपर डिफाइन है, ये ए सेट बोल दो। मिनिमम कितने एलिमेंट कहता है इसमें ऐड करें कि ये रिलेशन बच्चों इक्विवेलेंस बन जाए। मैंने कहा कि कितने कम से कम और एलिमेंट इसमें मैं मिलाऊं कि ये इक्विवेलेंस बन जाए। तो बताओ, एक बात बताओ बच्चों, इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले क्या देखो, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है तो ये 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये एलिमेंट तो बच्चों होने चाहिए, है ना। अब ये वाले लिख दो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये तो आप निकाल ही नहीं सकते। 1 2 2 3 और 3 3 तो देखो पहले लिख चुके। अब नए एलिमेंट कौन से ऐड किए, उनको रेड पेन से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। 1 1 किया है मैंने, 2 2 किया, 3 3 तो पहले ही दे रखा था, है ना। 4 4 मैंने किया, और ये दोनों बच्चों पहले दे रखे थे। मतलब कि अभी मैंने क्या किया, कितने एलिमेंट ऐड किए बच्चों, 2 3 एलिमेंट ऐड कर दिए। लेकिन अभी आपको इक्विवेलेंस बनाना है। एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब सिमिट्रिक एक एक करके चेक करते हैं। सिमिट्रिक, सिमिट्रिक में अगर बच्चों 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, और 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। एक बात बताओ, अभी तक कितनी बात समझ आ गई। ये दो एलिमेंट मैंने नहीं लिए, ठीक है। अब लास्ट बात किसकी रहेगी बच्चों, ट्रांजिटिव की। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, ध्यान से सुनो।
अगर बच्चों 1 2 है और 2 3 भी है ना, मैं क्या कर रहा हूँ अब ट्रांजिटिव के लिए, अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए। अगर 1 3 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी डालना पड़ेगा, फिर इसमें 3 1 तो है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब कि दो एलिमेंट और हो गए बच्चों, दो एलिमेंट और हो गए। अब आप बताओ मेरे को, और एलिमेंट को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना तो जरूरत ना चेक करने की जरूरत, बताऊं क्यों। ये टोटल कितने एलिमेंट हो गए, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एलिमेंट हो गए क्या। ये टोटल एलिमेंट कितने हो गए अपने, 10 हो गए। अब आप एक बात सोचो, ये 4 4 इक्वल वाला हटा दो आप, बाकी कितने एलिमेंट बच गए, 9, और ये 4 को हटा दो, तो 9 3 क्रॉस 3 का जो सबसेट होता है बच्चों, 3 क्रॉस 3 का जो सेट होता है उसमें 9 एलिमेंट होते हैं ना, और 9 के 9 हमने ले लिए। अब बच्चों 4 का तो कोई जिक्र ही नहीं है। आप ये ना कहना कि सर इसमें 1 4 नहीं है, इसमें 3 4 नहीं है, ये तो जरूरत ही नहीं है अपने को। हमें रिलेशन को क्या बनाना है बच्चों, इक्विवेलेंस बनाना है, ठीक है। ये बताओ, ये जो मैंने रिलेशन लिख रखा है, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, है ना इक्विवेलेंस, तो बस वही अपने को बनाना था। कम से कम कितने एलिमेंट बच्चों मैंने ऐड किए, देखो ये रेड पेन से जो अंडरलाइन कर रखे हैं ये वाले, ये 4 4 भी किया था ना हमने, ठीक है। और ये वाले कितने एलिमेंट हो गए, 7। तो कम से कम आपको 7 एलिमेंट बच्चों ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ये रिलेशन क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। उसके बाद आ जाओ बच्चों, देखो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू के। ये जो कर्व होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी साइड कितनी होती है, इस नंबर को √2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और साइड आगे तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि 2 के स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे मान लो ये है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एक स्क्वायर। कैसे, देखो क्या मतलब है इसका, मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू 8 का क्या मतलब है, मोड एक्स क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। अब ये 4 पॉसिबिलिटी होगी ना, एक बार तो x प्लस वाई हो जाएगा, एक बार x माइनस वाई हो जाएगा, एक बार माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और एक बार बच्चों माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना। ये 4 लाइनों के ग्राफ बनाओगे और इनको सबको ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये तो बात आप समझते हो। और ये बात भी बच्चों आपको इनइक्वालिटी के अंदर मैंने सिखा रखी है, किसी नंबर का मोड अगर 3 या 3 से बड़ा है तो वो कब पॉसिबल होता है, जब या तो वो नंबर जो लिखा हुआ है अंदर वो 3 या 3 से बड़ा हो, या वो नंबर बच्चों -3 या -3 से क्या हो, छोटा हो। यही तो करते हो, देखो रूट निकालो ना, कितना होता है 3, यहाँ -3 लिखो, यहाँ 3 लिखो। तो किन नंबर का मोड 3 या 3 से बड़ा होता है, या तो इन नंबर्स का है ना, या फिर इन वाले नंबर्स का। -4 है, -4 का मोड क्या होता है, 4, 4 तो बड़ा है ना। तो ये सारी बातें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको आसान लगेगा। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको 3 सेट दे रखे हैं। एक तो ए सेट है, ए सेट कैसा है, जिसमें एक्स वाई के बच्चों ऐसे पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। बी सेट में ऐसे पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। और सी तो बच्चों जो है ना, वो ए और बी का क्या है, इंटरसेक्शन है। क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब कि जो ए में भी आएगा पेयर और जो बी में भी आएगा, लेकिन एक कंडीशन और है, इंटरसेक्शन तो होना ही होना चाहिए साथ में, या तो उसमें एक्स जीरो हो या फिर क्या हो, वाई जीरो हो। मतलब कम से कम एक्स और वाई में से बच्चों एक तो जीरो होना ही होना चाहिए। तो बताओ आप ये क्या पूछ रखे हैं, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी एक बार हम ए और बी को सोल्व करते हैं। ए को सोल्व करने के लिए बच्चों क्या दे रखा है आपको, देखो एक्स प्लस वाई, ध्यान से समझना, इसका मोड, किसी भी नंबर का मोड अगर 3 या 3 से बड़ा है तो या तो वो नंबर खुद क्या हो बच्चों, 3 या 3 से बड़ा, या वो नंबर क्या हो बच्चों, -3 या -3 से छोटा। अब आप मेरे को ये बताओ, 12th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वहां पे आपको लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफ बनाने सिखाए जाते हैं। इसका ग्राफ बनाना आता है, कैसे सिखाते थे टीचर, कि पहले x प्लस वाई को क्या मान लो, 3 मान लो, है ना, और फिर शेडेड करना है अपने को एरिया। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखो x प्लस वाई को 3 मानेंगे, है ना, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो x इंटरसेप्ट कितना 3, y इंटरसेप्ट कितना 3, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर लाइन पास होएगी ऐसे वाली। और फिर क्या करते थे, याद है आपको, पॉइंट पुट करते थे बच्चों, एक कौन सा, ओरिजिन, मान लो ओरिजिन पुट कर दिया, और ओरिजिन 0 0 पुट करोगे तो बताना 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फॉल्स है। अगर 0 0 फॉल्स है तो बच्चों एरिया क्या आता था, इससे दूर आता था। याद है ना सब कुछ ये बात, मतलब कि इस पहली वाली लाइन का ग्राफ ये बनेगा, पहली वाली लाइन का ग्राफ ये है 3,0, और ये क्या है बच्चों 0,3। ये होगी अपनी लाइन कौन सी, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो गया ग्राफ। अच्छा अब दूसरी लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू -3, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x बाई -3 प्लस वाई बाई -3 लेस देन इक्वल टू 1, यही होता है ना। तो अब बोलो क्या करें बच्चों, ये हमने कर दिया, और इसके अंदर अब आप क्या करो ना, दोनों तरफ हमने -3 से डिवाइड किया, क्या तो क्या करो, साइन चेंज होएगा ना, फिर साइन क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, ठीक है। अच्छा अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी, दोनों नेगेटिव है, इंटरसेप्ट दोनों क्या है बच्चों
नेगेटिव है ये लो, ये ग्राफ बना दिया मैंने। अब बोलो, अब एक्स और वाई को क्या पुट करेंगे, फिर से जीरो, जीरो पुट करोगे तो जीरो ग्रेटर देन वन, ये भी क्या आ गया बच्चों, फॉल्स आ गया। तो मतलब ये भी एरिया कौन सा आएगा, ये दूर आएगा। ये आ गया, समझ के बताओ इतनी बात तो। ये पॉइंट कौन सा है बोलो, जीरो कोमा वाई एक्सिस है जीरो कोमा -3 है ना, वाई नेगेटिव है, और ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, -3,0। तो मतलब कि मैंने ये आपको डायग्राम बना के दिखा दिया कि ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाले एलिमेंट आएंगे, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस लाइन के ऊपर आएंगे, ठीक है, इस एरिया में आएंगे, सारे आएंगे, ठीक है ना। अब बच्चों बी सेट की बात करते हैं। बी सेट में क्या है, देखो ध्यान से, मोड एक्स प्लस मोड वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। एक बात बताओ मेरे को, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, ये चीज, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये स्क्वायर की बाउंड्री लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर की बाउंड्री प्लस इसका बच्चों इंटीरियर रीजन है ना, अंदर का और बाउंड्री वाला रीजन। तो आप डायग्राम बना लो एक बार, देखो डायग्राम बनाओ ना इसका बच्चों, सारी की सारी लाइनें क्या है, 3 3 3 और 3, चारों पे प्लॉट कर दो, और ये स्क्वायर कैसा बनेगा आपका, ये स्क्वायर बच्चों बनेगा ऐसा, ये स्क्वायर बन गया बोलो। अब आपको एरिया कौन सा चाहिए बताओ, बाउंड्री वाला और अंदर वाला, मतलब कि ये सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ए सेट के अंदर अगर आपको कहूँ कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करो, तो ये बच्चों ए सेट का ग्राफ है। ये पॉइंट कौन सा आपको पता है, 3,0, ये -3,0, ये 0,3, और ये बच्चों 0,-3। समझ गए, देखो सब में आपको 3 0,3 0,-3 ऐसे दिख रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट। अब आप मेरे को ये बताओ बच्चों, सी सेट के अंदर ए और बी के अंदर जो दोनों में कॉमन पॉइंट है वो आएंगे। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे जो अंदर एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ये पॉइंट, क्या इनमें से कोई भी पॉइंट ए सेट में है, ए सेट में नहीं है बच्चों। क्यों, ए सेट में तो इससे दूर है पॉइंट, और यहाँ पे बच्चों इसके अंदर है, समझ रहे हो। तो ए और बी में ऐसे कौन से पॉइंट है जो कॉमन है, जो कॉमन है बच्चों इस लाइनों के ऊपर, इन लाइनों के ऊपर है ना, इन लाइनों के ऊपर ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों क्या है, इनमें कॉमन है। लेकिन आपको ऐसे पॉइंट चाहिए जिसमें या तो x0 हो या y0 हो और कॉमन भी हो। फिर तो बच्चों ये 4 पॉइंट नहीं होंगे, देखना, ये 0,3 3,0 0,-3 और -3,0, ये चारों पॉइंट बच्चों ए के अंदर भी है और ये चारों पॉइंट बी के अंदर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर सी सेट के अंदर बच्चों कौन से 4 पॉइंट आगे बताओ, 3,0 -3,0 0,3 और 0,-3, ये अपना बच्चों क्या आ गया, सी सेट आ गया, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब आपसे पूछा क्या गया लास्ट में कि बच्चों उन सारे एक्स वाई जो सी सेट से बिलोंग करते हैं, उन एक्स और वाई को ऐड करके और उसका क्या निकालो, मोड, मतलब कि ऐड करो फिर मोड निकालो और फिर पूरे के ऊपर समीशन लगाओ। कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो ये अपने आप में पॉइंट क्या है बोलो, एक्स वाई है, और आपसे क्या पूछ रखा है पता है, एक्स और वाई को पहले तो ऐड करो और फिर क्या लगाओ उसके ऊपर, मोड। ऐसे चारों के लिए करो, -3 और 0 को ऐड करो फिर मोड लगाओ, 0 और 3 को ऐड करो मोड लगाओ, 0 और -3 को ऐड करो मोड लगाओ, ठीक है। सारे क्या आएंगे बच्चों, 3 आएंगे, सब के सब 3 आएंगे, तो 3 4 जा कितना हो गया, 12, 12 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब डायग्राम बना के क्या इन क्वेश्चंस का मतलब है। ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है ना बच्चों, कॉमन कौन से पता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो कॉमन है ही, साथ में इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो कॉमन है, और इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है ना ये सारे कॉमन है। अब आप कहोगे सर फिर आपने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया इंटरसेक्शन में, बच्चों आपसे वो पॉइंट आपको लेने हैं जो इंटरसेक्शन में भी हो और जहां पे या तो x0 हो या y0 हो। बताना यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं x या y में से कोई जीरो है, नहीं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बच्चों x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, जीरो तो कहाँ पे होंगे, या तो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हो या पॉइंट क्या हो y एक्सिस के ऊपर हो। तो ये सिर्फ कॉर्नर वाले पॉइंट क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन काउंट होंगे, ये 4 पॉइंट बच्चों क्या है, कॉमन है। अब ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें मैंने आपको स्पेशल रिलेशन करवाए थे ना, जिसमें ये इस तरह के एलिमेंट आते हैं A1 B1 A2 B2, ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एक्स बच्चों एक सेट है, आर क्रॉस आर, मतलब उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर है और सारे के सारे एक्स और वाई के है रियल नंबर है। एक रिलेशन है बच्चों आर, जो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है कि ये A1 A2 और B1 A2 B2 एलिमेंट कब लाई करेगा रिलेशन में, जब बच्चों ये B1 और ये B2 क्या हो, इक्वल हो। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में कहता है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। बच्चों ये क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चे देखें जिन्होंने रिलेशन चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है। मैंने जो पढ़ाया उसके अंदर मैंने रिलेशन के अंदर हेडिंग डाल के आपको पढ़ाया था स्पेशली कि रिलेशन विद स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इस तरह के एलिमेंट है ना, उसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको करवाए थे, तब आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन। तो R1 जो रिलेशन है या R जो रिलेशन है बच्चों को क्या कह रखा है आपको, इक्विवेलेंस है। एक बार हम चेक करें, इक्विवेलेंस है बिल्कुल, ये तो ये इक्विवेलेंस है। कैसे देखो, ये एलिमेंट बच्चों A1 B1 ये रिलेट करेगा किससे, A2 B2 से, कब,
कब करेगा बच्चों? जब B1 और B2 क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हो आप? रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो A1 B1 है, A2 B2 को भी बच्चों क्या लिख लो? A1 B1 लिख लो, है ना। जैसे हम x को y लिखते थे या y को x लिखते थे, इसमें ये x की तरह काम कर रहा है और ये किसकी तरह काम कर रहा है? y की तरह। तो y को भी बच्चों मैंने क्या लिख दिया? ये y है और ये क्या है? x। मैंने y को भी x लिख दिया। तो बताओ क्या ये एलिमेंट रिलेट करेगा? बिल्कुल करेगा बच्चों। ये B1 और B1 इक्वल होना चाहिए, है ना। ये तो B1 और B1 तो आपस में इक्वल होते ही है हमेशा, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बारी आई बच्चों। सिमेट्रिक बताओ, लेट कर लो आप सिमेट्रिक में कि A1 B1 ये रिलेट करता है किससे? A2 B2 से। ये मानते हैं ना। और फिर हमें उल्टा प्रूव करना होता है। अगर ये है तो बच्चों क्या होगा? B1 इक्वल टू B2 गिवन है। और अपने को प्रूव क्या करना है फिर बताओ कि A2 B2 बिलोंग करता है या रिलेट करता है किससे? A1 B1 से। ये कब करेगा? जब बच्चों B2 और B1 क्या होंगे? इक्वल। और जब B1 B2 बच्चों इक्वल है तो B2 B1 भी तो इक्वल होंगे ना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों हो गए। अब बच्चों बात आती है किसकी? ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में आप क्या करते हो? दो एलिमेंट मानते हो, एक तो क्या A1 B1 और एक बच्चों क्या A2 B2। या ऐसे करो ना, A1 B1 और फिर B1 से ही शुरू होना चाहिए ना, और फिर क्या? C1। ये मान लो ये बिलोंग करते हैं किससे? रिलेशन से। इसका मतलब क्या है बताओ? सॉरी मैंने ये लिख दिया क्या? एक मिनट, इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूँ। ये अपने डबल पेयर वाले एलिमेंट है ना। एक तो क्या मान लो A1 B1 रिलेट करता है A2 B2 से, ऐसे। और A2 B2 रिलेट करता है बच्चों किससे? A3 B3 से, ऐसे। अगर ये रिलेट करता है इसका मतलब B1 और B2 क्या है बच्चों? इक्वल है। और ये रिलेट करता है इसका मतलब B2 किसके इक्वल है? B3 के। अगर B1 B2 के इक्वल है, B2 B3 के इक्वल है, तो मतलब B1 किसके इक्वल हो गया? B3 के। अगर ये है बच्चों B1 B3 तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ये रिलेट करते हैं, यानी कि A1 B1 ये रिलेटेड है किससे? A3 B3 से। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब बच्चों तीनों हो गए इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो पहली स्टेटमेंट क्या है आपकी? करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों? करेक्ट होगी। अब ध्यान से समझना, सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? ये क्या है बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहली स्टेटमेंट मैंने प्रूव कर दी। सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से देखो बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट में एक नया सेट है एस सेट है, जिसमें ऐसे एक्स वाई एलिमेंट आएंगे कि एक्स वाई रिलेट करे ए बी से। बच्चों अभी हमने प्रूव किया है कि एक्स वाई जो एलिमेंट है वो रिलेट करेगा ए बी से। कब? जब ये वाई और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ गए? और ये क्या कर रखा है देखो, इसने क्या कहा कि सेकंड में एक सेट एस है जिसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे बच्चों एक्स वाई कि एक्स वाई ए बी से रिलेट करे। कहता है जो ये एलिमेंट आएंगे ना वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे जो पैरेलल हो किसके? y इज इक्वल टू एक्स के। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे को ये बताओ बच्चों। ये जो एलिमेंट अगर आएगा एक्स वाई, कब आएगा? जब एक्स वाई ए बी से रिलेट करे। और ये कब करेगा रिलेट? जब वाई और बी क्या हो? इक्वल। ये जो वाई और बी इक्वल है और हमें क्या रखा है कि वाई और एक्स लाइन ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल। ये बोल रहा है एग्जामिनर, मैं नहीं बोल रहा इसको, ठीक है। ये पैरेलल होनी चाहिए कि जो भी लाइन आएगी ना वो y इज इक्वल टू एक्स के पैरेलल होनी चाहिए। बताओ क्या y इक्वल टू बी और y इक्वल टू एक्स आपस में पैरेलल लाइन होती है? नहीं बच्चों। कैसे? y इक्वल टू बी और y इक्वल टू एक्स, इसका स्लोप बोलना y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 1। और इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप क्या होता है बच्चों? 0। क्यों? y इज इक्वल टू बी का ग्राफ कैसे होता है? अरे आप डायग्राम वो बना लो ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। या फिर आप ऐसे कह दो कि y इक्वल टू बी का ग्राफ तो सर x एक्सिस के पैरेलल होगा, या तो ऊपर या नीचे। और y इज इक्वल टू x कैसी लाइन होती है बताओ? ये ऐसी लाइन होती है, बताना। ये दोनों की दोनों रेड वाली लाइन के आपस में पैरेलल है? नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? सेकंड आ गया। 1 ट्रू है और सेकंड क्या है बच्चों? फॉल्स है। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बट मैंने इजीली बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दिया ये। उसके बाद आ जाओ बच्चों, ये देखो ये हमने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हर बार 2024 वाले क्वेश्चन में भी करवाया था, 23 वाले में भी, 22 वाले में भी, हर बार ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट बच्चों, हालांकि जेई मेंस ने सिलेबस में से हटा रखा है, लेकिन मैंने फिर आपको कहा, पहले भी कहा था कि ये आपको जो जनरल 4-5 फॉर्मूले हैं प्रॉपर्टी वाले वो आपको छोड़ के नहीं जाने। उस पर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और हर बार बच्चों ये रिपीट हो रहा है। देखो मैंने क्या कहा था आपको, बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0 से नहीं, NC1, NC1 NC2 NC3 NCn, इनको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। NC1 को 1 से, NC2 को 2 से, NC3 को 3 से, अप टू दिस। तो इसका आंसर क्या होता है? n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ये मैंने एग्जांपल देके आपको प्रूव करके बता दी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैं पहले छोटी छोटी बातें आपसे पूछता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपको एस सेट दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। एस सेट के अंदर जो नंबर है ना बच्चों, ये सारे के सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब कि ये
पहले 10 प्राइम नंबर मैंने लिखे हुए हैं। P एक सेट है, ध्यान से पढ़ो बच्चों, P कैसा सेट है? P इज द सेट हुज एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड, मतलब कि P एक सेट है बच्चों, P को मैं लिख देता हूँ, ये कैसा सेट है जिसमें एलिमेंट जो आएंगे वो कैसे ऑब्टेन करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट S। इसका मतलब ये है बच्चों, जो P सेट बनेगा ना, वो उसमें एलिमेंट कैसे आएंगे? आप कहोगे सर S सेट के कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट ले लो, ठीक है, उन दोनों की क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। वो जो नया नंबर आएगा प्रोडक्ट होके, वो किस में जाएगा? P में जाएगा। फाइंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट P। अब आप बता दो मेरे को ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट P। जैसे मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बोलो? 6। फिर मैं 2 को ही पकड़े रखता हूँ, ठीक है, मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 10। 2 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, अभी आप समझ जाओगे, देखना, 14। 2 को 11 से करेंगे, 2 को 13 से करेंगे, 2 को 17 से करेंगे, 19 से करेंगे, 2 को बच्चों 23 से करेंगे और 2 को 29 से करेंगे। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या? P सेट के अंदर ये बताओ, क्या ये 10 के 10 एलिमेंट आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे ये, है ना, और भी तो आएंगे। अभी हमने दो दो एलिमेंट लेने हैं, तो बताओ, अब मैं 3 को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, पीछे नहीं जाना बच्चों, 3 की 2 से करोगे तो 6, वो तो 6 आ चुका ना, आगे बढ़ो, 3 की 5 से करोगे तो कितना आएगा? 15। 3 की 7 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 21। 3 की 11 से करोगे, अब आप समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ? फिर बच्चों ऐसे ही 5 की 7 से करो, 5 की 11 से करो, ये बच्चों ये सेट बनेगा आपका क्या? P। लेकिन इतना ही इनफ नहीं है, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो P में कितने आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P बताओ बच्चों। P सेट जो है वो कैसे बना है? इस S सेट के हमने दो अलग अलग एलिमेंट लिए और उनको मल्टीप्लाई करके और उससे एक एलिमेंट बनाया। मतलब कि आपने मान लो एक 13 और एक 23 चूज कर लिया, ठीक है, दो एलिमेंट आपने चूज कर लिए, उसके बाद जो एलिमेंट बनेगा ना, उसको उसके लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई करके बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह रहे हो कि सर 10 में से कोई दो एलिमेंट हम चूज कर सकते हैं, तो कितनी चॉइस है उतने ही एलिमेंट होंगे P में। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, मैं लिख देता हूँ इसमें, नंबर ऑफ वेज of selecting है ना, two elements, selecting two elements out of 10। इन 10 में से आप कोई दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, उतने ही बच्चों P में एलिमेंट बन जाएंगे। तो बताओ 10C2 होता है ना, और 10C2 कितना होता है? 45। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि P सेट में कितने एलिमेंट बनेंगे बच्चों? 45 एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। अभी देखना अगले लेवल पे पहुंचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखना, पढ़ो, इसमें वही क्वेश्चन है, ये S सेट दे दिया, P सेट कैसे बनेगा? दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक तो बच्चों कोई चेंज नहीं है, ठीक है, पीछे वाला सेट है। लेकिन अब नया क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई टाइप के एलिमेंट बताओ। एक्स वाई टाइप के कितने पेयर बनेंगे? ध्यान से पढ़ो बच्चों, एक एक चीज देखो क्या है। एक्स जो है, पहला जो एलिमेंट है ना, पहला, वो तो किससे बिलोंग करेगा? इस एस सेट से, मतलब एक्स तो बिलोंग करेगा बच्चों किससे? एस से। और जो वाई है ना, वाई वो पी से नहीं करेगा, वो एस और पी की यूनियन से करेगा। किससे करेगा? एस और पी की यूनियन से। आप कंफ्यूज मत हो, अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो एस सेट तो बच्चों लिख रखा है, मेरे को आप ये बता दो पी सेट क्या होता है। पी के अंदर आपने अभी पीछे लिख के दिखाए थे ना, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 11 से, फिर 13 से। मैं 5-10 एलिमेंट लिख देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये आ गया। फिर 3 की मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 5 से, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 11 से, 13 से, ऐसे। तो बच्चों ये आ गया पी सेट। अब एक तो पी आ गया, फिर एस यूनियन पी बोलो, एस और पी का यूनियन। अब आप कहोगे सर जो एस के अंदर एलिमेंट थे वो और मिला, तो बस यूनियन का मतलब क्या होता है भाई? एस और पी के सारे एलिमेंट को लिख दो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ये तो कौन से एलिमेंट हो गए? ये तो हो गए एस सेट के। अब पी के कौन से हैं? 6 10 14 22 26। समझ गए आप मेरी बात? ये सारे एलिमेंट मिला दिए मैंने, तो ये अपनी क्या बन गई बच्चों? यूनियन बन गई। तो मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, जो एक्स एलिमेंट है ना वो तो बिलोंग करेगा एस से, और जो वाई बिलोंग करेगा ना बच्चों वो इससे बिलोंग करेगा। समझ गए? वाई जो एलिमेंट है वो इनमें से कोई आएगा, यूनियन में से, यहाँ से वाई बिलोंग करेगा यूनियन से। अब आपको पेयर लेने हैं बच्चों, क्या करना है देखो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्स कोई एलिमेंट ले लो यहाँ से, जैसे मान लो आपने 2 ले लिया, ठीक है। अब ये एक्स डिवाइड करेगा किसको? वाई को। मतलब कि ये 2 इनमें से किन किन एलिमेंट को डिवाइड करेगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, ठीक है। जैसे मान लो आपने बच्चों एक्स को 2 ले लिया, ठीक है, कहाँ से? इस एस सेट से। वाई को क्या लोगे? वाई को कहाँ से लोगे पहले तो ये बताओ मेरे को। इस सेट से है ना, इस वाले ग्रीन वाले सेट से, इस सेट से कौन सा एलिमेंट लोगे ऐसा
कि x डिवाइड करे y को, या फिर ये कह लो कि y क्या होना चाहिए, y इज ए मल्टीपल ऑफ x। ये एक ही तो बात है, y x का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। तो बताओ आप मेरे को, 2 के मल्टीपल और इस सेट में होना चाहिए। बताओ 2 का मल्टीपल 2 तो होगा ही होगा, क्योंकि बच्चों ये जो S यूनियन P है इसमें S के तो सारे एलिमेंट आएंगे। S से अगर आपने 2 लिया तो 2 तो यहाँ पे भी मिलेगा आपको, है ना। और बताओ इसके अलावा बताओ बच्चों आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, y की जो 2 से डिवाइड हो जाए। देखो आपने क्या किया था, ये जो P सेट बनाया था ये कौन सा बनाया था, 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी की थी, 2 की 5 से भी की थी, 2 की 7 से, 2 की 11 से। तो ये जो एलिमेंट बने थे बच्चों 6 है ना, 10 14 22 26, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। बताओ क्या ये सारे के सारे एलिमेंट बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होंगे, और कौन से होंगे, 13 तक तो कर लिया, 17 को और करो, फिर 19 को, फिर बच्चों 23 को 2 से करोगे 46, और ये 58। ये बच्चों एलिमेंट आप ले सकते हो y से। कितने हो गए बताओ, अगर x 1 है तो y कितने हैं पता है, एक तो ये रहा, और ये एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये कितने हो गए, 9 और 1 ये 10। तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे पता है, जैसे x को 2 ले लिया तो y को 2, x को 2 ले लिया तो y को 6, x को 2 ले लिया तो y को 10, x को 2 ले लिया तो y को 14। अब बताओ, अब आपको समझ आ गया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों। ये है कि x एक एलिमेंट लो यहाँ से और y एक एलिमेंट लो यूनियन से। किस तरह से लेना है कि x y को डिवाइड करे, तो देखो 2 को डिवाइड करता है, 2 6 को करता है, 2 10 को करता है। तो ये टोटल एलिमेंट कितने हो गए बोलो, 10 हो गए क्या, ये टोटल एलिमेंट कितने हो गए बच्चों, 10। अब ये 10 आए कैसे, मैं आपको काउंट करना सिखाता हूँ इसको, ठीक है। पेपर में ऐसे नहीं करना हाउ टू काउंट, लेकिन बेसिक चीजें सीखोगे ना बच्चों तभी तो आपको मजा आएगा ना मैथ सीखने में। काउंट कैसे करें, देखो अगर बच्चों यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 तो पक्का आएगा, इसमें 2 तो पक्का आएगा, मतलब एक ऑर्डर पेयर तो हो गया बच्चों कितना, 2 2। अगर आपने यहाँ से 2 लिया तो 2 2, यहाँ से 3 लिया तो 3 3, यहाँ से 5 लिया तो 5 5, एक ऑर्डर पेयर तो बच्चों हो गया फिक्स। बाकी कौन से कितने ऑर्डर पेयर और आएंगे, मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों। बाकी वो पेयर आएंगे जब आपने 2 से y क्या आएगा, जब आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 6, y को 6 ले सकते हो। जब आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो यानी कि 10, y को 10 ले सकते हो। मेरी बात समझ गए, जैसे यही तो लिया आपने 6 10, तो फिर ये कितने होंगे बताओ, 9। ये कितने होंगे, 9 होंगे, मतलब कि 2 को छोड़ दो, 2 को आपने कितने एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया होगा, 9 एलिमेंट से। और ये सारे के सारे बच्चों 2 के मल्टीपल नहीं होंगे। अगर 2 को आप इन 9 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नए एलिमेंट बनेंगे वो सारे 2 के मल्टीपल ही तो आएंगे। तो एक ये प्लस बच्चों 9 पेयर और, है ना। तो यानी कि टोटल कितने पेयर हो गए, 10 पेयर हो गए। समझ गए, ये कितने पेयर हो गए बच्चों, 10 पेयर हो गए। अब अपने आ जाओ बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर, जो पेपर में क्वेश्चन आया था। देखो ध्यान से पढ़ो, अब एस सेट दे रखा है आपको, जिसमें एलिमेंट क्या है बच्चों, P1 P2 अप टू P10। और ये क्या है बच्चों, इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ये तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है, P1 P2 P10 ये क्या है बच्चों, पहले 10 प्राइम नंबर ही है, ठीक है, हो गया। ए सेट क्या है, ए सेट एस और पी का यूनियन है। ए सेट क्या है बच्चों, एस और पी का यूनियन है। अब एस तो अपने को पता है, पी क्या है, where P is the set of all possible products of distinct elements of S। मतलब कि S के अलग अलग एलिमेंट लेके उनकी मल्टीप्लाई करो और वो जो आंसर आएंगे वो सारे एलिमेंट किस में होंगे बच्चों, P में होंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी ये लिखा गया है क्या कि S में से जो एलिमेंट लेने हैं जिनकी आपको प्रोडक्ट करनी है वो कितने एलिमेंट लेने हैं, क्योंकि बच्चों इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, हिंट भी नहीं दिया जाएगा आपको पेपर के अंदर, आपको पता है। तो आपको कहीं किसी ने ये नहीं बोला कि आपको 2 एलिमेंट लेने हैं और उनकी प्रोडक्ट करो। बच्चों आप 2 एलिमेंट लेके भी प्रोडक्ट कर सकते हो, आप 3 एलिमेंट लेके भी तो प्रोडक्ट कर सकते हो। मान लो इनकी आप 4 को भी कर सकते हो, आप 5 को भी कर सकते हो, आप 10 के 10 की भी कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो, आपको ये नहीं बोला गया कि कितने एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई करें। तो आपको हर केस डिस्कस करना है, 2 एलिमेंट लेके, 3 एलिमेंट लेके, 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि 10 एलिमेंट है, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या बोलना है, कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वही एक्स वाई के। एक्स तो किससे बिलोंग करेगा, इस सेट से, एक्स तो बिलोंग करेगा इससे, और जो वाई है वो ए से करेगा। वाई किससे करेगा बोलो, ए से। और ए क्या है, एस और पी का यूनियन, वही पिछली बार वाला। बस पिछली बार वाला जो मैंने आपको पी सेट बताया था वो कौन सा सेट था बच्चों, जो 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट करके बना था। अब की बार पी में सिर्फ 2 वाले नहीं, 3 एलिमेंट को प्रोडक्ट करके भी 4 वाले 5 वाले सारे आएंगे, ठीक है। तो मैं अलग अलग डिस्कस करता हूँ आपके साथ बच्चों। when only 2 elements of set S are multiplied। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, अब मैं एक केस आपको डिस्कस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं सिर्फ 2 एलिमेंट लेके बच्चों क्या करूंगा, उनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितने केस बनेंगे या कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ये आप मेरे को बताओगे, है ना। 2 एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई करूंगा, कौन कौन से, जैसे मान लो आपने एक बार 2 को किसको कर लिया,
3 को कर दिया, 2 और 3 को कितना आ गया 6, फिर आपने बच्चों 3 को और 7 को कर दिया, कितना आ गया 21, ऐसे है ना। दो दो एलिमेंट लेके, जैसे 2 और 5 को ले लो, 7 और 11 को ले लो, ऐसे। तो बताओ टोटल कितने एलिमेंट आएंगे पी में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी, वही कि 10 में से आप जितने बेस में दो एलिमेंट चूज कर सकते हो 45, पी में कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों बताओ 45 आएंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ ध्यान से, जैसे मान लो आपने बच्चों एक बार है ना आप ये छोड़ देना, ऑर्डर पेयर एक्स वाई जो है ना वो ये भी बनेंगे, टू अगर आपने एस से लिया तो यहाँ पे 2, 3 लिया तो 3, 4 लिया तो 4, 5 लिया तो 5, 6 लिया तो 6, मैं लिख के दिखा रहा हूँ एक बार है ना, सॉरी 5 के बाद 4 नहीं, ये सिर्फ क्या थे अपने प्राइम नंबर वाले पेयर थे ना, 2 2 ले लिया हमने, और फिर उसके बाद 3 3, फिर 5 5, 7 7, फिर बच्चों 7 के बाद 11 आता है प्राइम नंबर, फिर क्या आता है 13, और फिर क्या आता है 17, फिर क्या आता है 19, फिर 23, और फिर आएगा 29। ये 10 एलिमेंट तो बच्चों होंगे ही होंगे, ठीक है। एक बार आप इन 10 में छोड़ दो, इनको भूल जाओ, ये 10 तो होंगे ही होंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि जब एस में से आप एक एलिमेंट लोगे 2, ठीक है, और एस और पी की यूनियन में तो वो 2 तो मिलेगा ना आपको पक्का, 3 तो मिलेगा, 5 तो मिलेगा, क्योंकि यूनियन में एस के तो सारे एलिमेंट आएंगे। तो ये 10 ऑर्डर्ड पेयर तो पक्के है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मैं अब वो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना चाहता हूँ जिसमें ये दोनों एलिमेंट इक्वल ना हो, एक्स और वाई इक्वल ना हो। तो एक बात बताओ बच्चों आप, जैसे मान लो ये 45 एलिमेंट जो पी में आए हैं ये कौन कौन से आए मेरे को बता सकते हो क्या, दो चार एलिमेंट बता दो बस। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो 6 है ना, 2 की 5 से करो 10, 2 की 7 से करो 14, 11 से करो 22, फिर बच्चों 3 की 5 से करोगे 15, ऐसे मैं सिर्फ रैंडमली बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे एलिमेंट आएंगे ना। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने y को ये चूज कर लिया, मैं ऑर्डर पे ढूंढना चाहता हूँ, मैंने y को 6 ले लिया, तो बताओ x क्या क्या लिख सकता हूँ, फिर आप बता दो x क्या क्या लिख सकता हूँ। ऐसे x लिखोगे जो 6 को क्या करे डिवाइड करे, और 6 बच्चों पता है क्या है, 6 दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट है, तो x को आप इसके जो प्राइम फैक्टर है ना, जो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट है 2 और 3 ले सकते हो। अब एक बच्चे ने कहा कि सर हम x को जो है ना 6 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा 6 वाला तो केस है ही नहीं, क्योंकि 6 तो इसके अंदर है ही नहीं ना। एक बच्चे ने कहा कि सर हम x को 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 भी बच्चों इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो 6 जिन दो नंबर की प्रोडक्ट करके आया था 2 और 3, तो वे x 2 और 3 हो सकते हैं। मतलब पेयर कौन सा हो गया पता है, x को 2 ले लो और y को 6 ले लो, x को 3 ले लो और y को क्या ले लो 6 ले लो, ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूं आपको, अगर आपने y को 6 लिया तो इससे कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है बताओ, दो। ऐसे ही मान लो आपने y को 22 लिया, आप देखना अभी आपको समझ आ जाएगा नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन क्या है। y को 22 लिया तो x क्या क्या हो सकता है बताओ, 22 किन दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट क्या होगा, 2 और 11, तो बस ये दो ही होंगे, तो यानी कि x को 2 और y को 22, और x को 11 और y को 22, बस यही आएंगे। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, जब आप y को लोगे ना इनमें से, तो हर y के लिए कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे, दो। और ये y कितने हैं बताओ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 45, तो इसका मतलब ईच ऑर्डर पेयर नंबर ऑफ केसेस फॉर ईच y, हर एक y के लिए बच्चों कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, दो। तो फिर बताओ टोटल ऑर्डर पेयर कितने बन गए, टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट कितने बताओ पी सेट में 45, और हर एक एलिमेंट के लिए बच्चों कितने ऑर्डर पेयर है, दो। तो 45 टू जा 90, 45 टू जा 90, आपको ऐसे नहीं लिखना, टू ऑर्डर्ड पेयर आर पॉसिबल, ठीक है। और कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, 10 में से आपने दो एलिमेंट चूज करके ये एलिमेंट बनाए होंगे 6 10 14, तो 10 C2 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 से करना है, ठीक है, हो गया। अब बच्चों सेकंड केस, अब बस एक और बताऊंगा फिर तो आपको रिजल्ट बता दूंगा। व्हेन 3 एलिमेंट्स आर टेकन, व्हेन 3 एलिमेंट्स ऑफ एस आर मल्टीप्लाई टुगेदर, अब 3 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पी सेट कैसा बनेगा, एक बात बताओ, जैसे मैंने ना 2 3 और 2 3 और 5 को ले लिया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, मैंने यहाँ पे 30 ले लिया। ऐसे आप किन्हीं को ले लो, 7 11 और 13 ले लो, 7 11 13 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 1001, ऐसे। तो ये बताओ इसमें कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, बस आप मेरे को ये बता दो। तीन तीन एलिमेंट चूज करने हैं, तो यानी कि 10C3 है ना, 10C3 कितना होता है ये आपको जरूरत नहीं है, 10C3 होंगे ये पता है अपने को। अब ये बताओ, जैसे मैं मान लो मैंने y को ये लिया, y को कितना दिया बच्चों 30, अगर y को 30 लूंगा तो x बता दो बस, आप ये समझ गए ना, बस समझो क्वेश्चन खत्म। x बच्चों वो आएगा 30 किन तीन प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करने से 30 बना था, 2 3 और 5, मतलब ऑर्डर पेयर कौन से आएंगे, एक तो 2,30, एक बच्चों 330, और एक आएगा 530। मतलब अब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि सर जब तीन तीन एलिमेंट लेके हम पी सेट बनाएंगे, तीन तीन एलिमेंट लेके, तो उस पी सेट का हर एक एलिमेंट जो 3 नंबर की मल्टीप्लाई करने से बना था
हर एक y के लिए कितने x पॉसिबल है? 3, मतलब कि हर हर नंबर के लिए 3 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। और नंबर कितने हैं इसमें, एलिमेंट कितने हैं इसमें, 10C3। तो बताओ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कितने आ गए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। बताओ टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें, y टाइप के 10C3, और हर एक एलिमेंट के लिए कितने ऑर्डर पॉसिबल है, 3। तो कितने हो गया, 3 इंटू 10C3 लिख दूं। ऐसे आप समझ गए सारे के सारे, ठीक है। तो अब आप मेरे को फाइनल आंसर बता दो। आप मेरा तो देखो, दो एलिमेंट लिए थे तो कितने एलिमेंट बने थे पी में, 10, 10C2 45 है ना। और हर एक पेयर के लिए बच्चों, हर एक y के लिए कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल थे, 2, 2 इंटू 10C2, फिर बच्चों 3 इंटू 10C3। फिर जब चार चार एलिमेंट की प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, तो जो y आएगा चार एलिमेंट की प्रोडक्ट करने के बाद, उसके लिए कितने x पॉसिबल होंगे, 4। कौन से 4 बच्चों, जिन 4 नंबर की मल्टीप्लाई करके वो y आया है, ठीक है। 10C4 इंटू क्या आ जाएगा फिर 10C4, ऐसे ही चलते चलते एलिमेंट कितने हैं, 10, 10 इंटू 10C10। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या? लेकिन इसके अंदर बच्चों एक बात मत भूल जाना, ये 10 एलिमेंट तो होंगे ना, ये वाले, ये 2 2 3 3, ये तो हमने कहीं लिए नहीं, ठीक है। तो ये 10 बच्चों इसके अंदर क्या कर दो, और ऐड कर दो। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अब आप मेरे को बताओ, ये जो 10 है, इसको मैं 1 इंटू 10C1 लिख दूं? बताओ एक ही बात है। और ये क्या है बच्चों, 2 इंटू 10C2। अब तो ये सीरीज बन गई ना। अब तो बच्चों ये सीरीज बन गई, कौन सी सीरीज बन गई बताओ, ये क्या है, n इंटू 2 की पावर n-1, और n कितना है, 10। तो 10 इंटू 2 की पावर 10-1 यानी कि 9। तो 10 इंटू 512, ये आंसर आ गया बच्चों 5120। आई थिंक बच्चों ये पेपर के लिए जो है क्वेश्चन टफ था, हर बच्चे के लिए सोचना ऐसा टफ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर के अंदर जो हो गया, कम से कम आगे अगर ये क्वेश्चन इस तरह का कोई पैटर्न पे आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या था। मैंने 10-15 मिनट लगा के इसलिए समझाया कि मेरा काम सिर्फ आपको पीवाईक्यू रटवाना नहीं है, हर पीवाईक्यू से बच्चों आप कुछ सीख के जाओ। आप खुद देख लो, एग्जाम्पल आपके सामने है कि कितने सारे चीजें जो है ना एज इट इज बिल्कुल रिपीट हुई है, जो हमने क्लास के अंदर करी वो सेम टू सेम जो है ना पीवाईक्यूज के अंदर आ रही है। मैं ये थोड़ी बोलता हूँ कि आपकी शिफ्ट के अंदर वो क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये भी तो नहीं कह सकते ना कि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्लास के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें से आपकी शिफ्ट में आएगा ही नहीं, किसी ना किसी बच्चे की शिफ्ट में तो आएगा। तो आपको इसलिए कंप्लीट बच्चों चीजें पढ़ के जानी है। उसके बाद आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये आसान क्वेश्चन है, देख के डरने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें आपको ये बोला गया है, एक तो ए सेट है और एक बी सेट है। आपको बताने हैं बच्चों ए और बी की यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, बस इतना सा क्वेश्चन है। पहले हम ए सेट को सोल्व करते हैं। ए सेट के अंदर वो एक्स आएंगे जो 0 से लेके पाई के बीच में होंगे, और उसमें से π/2 को हटा दो, और जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। बस आपको कुल मिला के ये करना है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने एक्स है जो 0 और पाई के बीच में है और π/2 उसमें नहीं है, बस। तो इसको सोल्व करें लोगरिथमिक इक्वेशन को। log ऑफ 2/π तो बेस है, और ये नंबर कितना है, मोड साइन एक्स। और ये बच्चों log ऑफ 2/π मोड कोस एक्स इक्वल टू कितना है, 2। अच्छा log m प्लस log n लगा दूं मैं, log m प्लस log n बच्चों लगाओगे तो क्या आ जाएगी बताओ, ये log 2/π तो बेस है ही, और m इंटू एन हो जाएगा ना, साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या कर दो, अब इसमें देखो आप, इसमें आप ये करो ना, log ऑफ 2/π, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। मैं ऐसे लिख दूं, साइन एक्स कोस एक्स ऐसे 2, और ये भी क्या कर दो, 2। बोलो ऐसा कर दे, log ऑफ 2/π। तो ये क्या होगा ऐसा करने से, देखो ये हो गया बच्चों आपका sin 2x/2, और मैं ना log को हटा रहा हूँ। जब log हटता है तो ये जो बेस है 2/π ये उधर जाएगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4/π स्क्वायर हो गया, और ये 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो मोड साइन एक्स, ये मोड लगेगा ना, मोड साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 8/π स्क्वायर आ गया। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखो अब इसके सॉल्यूशन कितने हैं, यही तो आपको निकालना है कि 0 से पाई के बीच में इसके कितने सॉल्यूशन है बच्चों। देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, पाई क्या होता है, 3.14 समथिंग होता है, ठीक है। मतलब ये 8/3.1 का स्क्वायर, तो लगभग बच्चों कितना होता है, 9.3 या 9.8 ऐसे लगा लो। मतलब लगभग इसका आंसर क्या आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। और अपने को पता है sin 2x का आंसर 0.8 पॉसिबल है, इतना तो मेरे को पता है, बट कितने सॉल्यूशन होंगे मेरे को तो ये देखना है। ये नहीं बता सकता ना कि x की वैल्यू इतनी पुट कर दो उसका आंसर 0.8 आ जाएगा, नहीं बच्चों ऐसे नहीं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब ग्राफिकली सोल्व करेंगे, इसका बनाओ अब ग्राफ। देखो ध्यान से बच्चों, आपने साइन एक्स का ग्राफ तो सबने सीखा है ना, साइन एक्स का ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ के अंदर यही तो सिखाते हैं बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ आप सबको पता है, लेकिन हमें बनाना है किसका, साइन 2x का। किसका बनाना है बच्चों, साइन 2x का, और वो भी मोड लगा के। तो पहले तो ये बताओ, साइन 2x के और साइन एक्स के ग्राफ में आप ये मान लो अभी के लिए कोई फर्क नहीं आपके लिए, ठीक है। ये बस वहां पे वैल्यू बच्चों जीरो कहाँ कहाँ होती थी, एक तो जीरो पे, एक पाई पे,
अब बच्चों 2x के अंदर अगर आप पाई बाय 2 भी डाल दोगे x के लिए तो वो क्या बन जाएगा बताओ, पाई तो बन जाएगा। तो मतलब ये जो पॉइंट है वो 2, ये पाई नहीं होगा, क्या होगा उसका हाफ हो जाएगा, पाई बाय 2। ठीक है, हो गया पाई बाय 2। फिर बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट कितना होगा, पाई। वो 2 पाई होता था, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई। अब क्वेश्चन आपने नीचे ग्राफ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बच्चों ये मोड साइन एक्स का ग्राफ है, तो मोड के अंदर जो ग्राफ की हाइट है वो नेगेटिव नहीं आ सकती। तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अच्छा, ये तो ग्राफ हो गया मोड साइन 2x का। और y इक्वल टू 0.8 का ग्राफ बताओ, y इक्वल टू 0.8। भाई ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 0.8 से छोटी होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये। लो ये क्या हो गया, y इक्वल टू 0.8 का ग्राफ हो गया। तो बताओ ये दोनों ग्राफ आपस में कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं बच्चों, 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना। तो इस ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ गए बोलो, 4 एलिमेंट आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैंने आपको बता दिया कितने आ गए, 4। अगर आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता कि ए सेट में कितने एलिमेंट है बच्चों, तो कितने आ गए, 4। अब बात आती है बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, करें बी को सोल्व। बी को सोल्व करते हैं। अब बी सेट क्या है बच्चों, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सारे एक्स बताओ, और एक्स क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि बोर्ड के अंदर एक्स लिखा हुआ है तो वो 0 या 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए। अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रूट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक तो मेरे को ये दिख रहा है ना, हर जगह बच्चों ये रूट एक्स है। एक बार के लिए मैं रूट एक्स को क्या मान लेता हूँ, वाई, या एक्स को क्या मान लो, वाई स्क्र। रूट एक्स को वाई बोलना, तो ये वाई माइनस 4 माइनस 3 इंटू मोड ऑफ वाई माइनस 2 प्लस 6। अब देखो बार बार बच्चों में आपसे एक ही बात बोलता हूँ, कभी भी मैथ में मोड आ जाए ना तो बस उसमें केस डिस्कस करेंगे, है ना। केस नंबर 1 कौन सा, जब वाई माइनस 2 क्या हो बच्चों, 0 या 0 से बड़ा, यानी कि वाई की वैल्यू 2 या 2 से क्या हो, बड़ी। तो ये मोड पॉजिटिव से खुलेगा, मोड को पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो ऐसे। अब यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, कौन कौन सी वाई आएगी देख लो, माइनस के 7y और प्लस के कितने आगे बच्चों, 12 आगे। माइनस के 7 और ये माइनस 6 प्लस 12, ठीक है। और ये क्या आ गया 0, तो आई थिंक 4 और 3 आ गई, वाई की वैल्यू 3 और 4। अच्छा ये देखो ये मेजर कंडीशन होती है ना, वाई जो भी आएगा वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। यस, ये दोनों 2 या 2 से बड़े हैं। तो अपना एक्स क्या था, एक्स तो बच्चों क्या था अपना, वाई का स्क्वायर था ना। तो मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि पहले केस से बच्चों अपनी कितनी वैल्यू आ गई एक्स की बताओ, 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब लास्ट और फाइनल केस सेकंड बच्चों, जब बोर्ड ये अपना ये वाला केस, जब y माइनस 2 क्या हो 0 से छोटा, मतलब y क्या हो 2 से छोटा। तो बताओ अब ये मोड का साइन कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये लो इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं हम, सोल्व कर लेते हैं। बस 2 वैल्यू यहाँ से आई थी, 2 यहाँ से आएगी। तो ये कितना आ गया बच्चों अपना, वाई स्क्र माइनस के 4y, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3y माइनस 6 प्लस 6 तो कट जाएगा, तो प्लस 3y आ गया। तो वाई स्क्र माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y को मान लोगे तो y माइनस 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एक तो 0 और एक 1। लेकिन हमें तो x निकालना था, x किसके इक्वल है, वाई स्क्र के। तो इसका 0 का स्क्वायर करोगे 0 और 1 का स्क्वायर करोगे 1। तो मतलब x की दो वैल्यू यहाँ से आ गई, 0 और 1। तो टोटल x कितने हो गए बताओ, 4 हो गए ना। 0 1 और 2 पहले आए थे, है ना, 9 और 16, 9 और 16, ये 4 सॉल्यूशन हो गए। तो बच्चों b में कितने एलिमेंट आ गए बताओ, 4। आपसे पूछा था नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनिट बी कितना होता है बच्चों, ए वाले 4 और बी वाले 4 मिला दो, टोटल आंसर कितना आ गया 8। अब एक बच्चा ये पूछेगा सर आपको ये कैसे पता कि ये जो 4 सॉल्यूशन आए हैं ये वाले, और ये जो 4 वैल्यू आई है एक्स, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। क्योंकि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों क्या जीरो यहाँ पे कहीं एक्स जीरो है, एक्स जीरो तो ये रहा, तो यहाँ पे तो बच्चों ग्राफ कट ही नहीं कर रहा ना। ये वाई इक्वल टू ये वाला ग्राफ और साइन का ग्राफ। वन, वन कहाँ पे बच्चों, वन तो यहाँ पे होता है। एक्स एक्स की वैल्यू वन कहाँ पे होती है बताओ, एक्स की वैल्यू 1 पाई बाय 2 तो क्या होता है 1.57। तो इससे थोड़ा कम होता है ना यहाँ से, तो यहाँ तो करेगा ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है, मतलब कि कोई पता लगाने का तरीका ही नहीं है। इसलिए बच्चों एग्जामिनर इतना कंफ्यूज आपको थोड़ी करेगा कि ये वाली वैल्यू ये 4 पॉइंट में से कहीं है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, कोई एडवांस का नहीं है। तो बस आप डायरेक्ट बोल दो कि इन चारों में कॉमन नहीं है कुछ भी, ये 4 अलग है वो 4 अलग है। तो टोटल बच्चों पॉइंट कितने हो गए यूनियन में, 8 पॉइंट हो गए। मैंने बिल्कुल आराम से सारी बातें आपको क्लियर कर दी कि ए सेट के अंदर कौन से 4 एलिमेंट हो गए और बी सेट के अंदर कौन से वाले 4 एलिमेंट हो गए। उसके बाद बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन है। आपको एक रिलेशन दे रखा है जिसमें एक्स वाई इंटीजर है सारे के सारे, और x प्लस वाई क्या हो बच्चों, इवन हो तो मतलब ये रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कैसे चेक करें, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बोला था आपको, y को भी क्या मान लो बच्चों, x मान लो। तो x प्लस वाई यानी x प्लस x कितना हो गया 2x इज इवन। अब बताओ अगर x बच्चों एक इंटीजर है तो 2 को अगर किसी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो इवन ही आएगा। मतलब ये चीज़ तो क्या है हमेशा ट्रू है ना, ऑलवेज
ट्रू, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक बोलो, अगर बच्चों x प्लस वाई इवन है तो फिर इसका उल्टा कर दोगे y प्लस एक्स, तो ये भी तो इवन होगा ना, तो इसका मतलब बच्चों सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांसिटिव बताओ, ट्रांसिटिव में बोलो आप क्या करते थे, दो एलिमेंट मानते थे ना, एक तो कौन सा एक्स वाई, और एक बच्चों क्या मानते थे आप, वाई जेड, ये बिलोंग करते हैं आर से। अच्छा एक्स वाई अगर है इसमें आर में, तो मतलब एक्स प्लस वाई कैसा होगा, इवन। और बच्चों अगर वाई जेड है तो इसका मतलब वाई प्लस जेड कैसा हो गया, इवन। अपने को तो x प्लस जेड दिखाना है कि x प्लस जेड इवन होगा क्या, बिल्कुल होगा। इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। बताओ x प्लस जेड प्लस 2y ये क्या हो गया, इवन और इवन का सम कितना होता है, इवन होता है। इवन और इवन का सम कितना होता है, इवन। एक बात बताओ बच्चों, ये इवन है ना, ये क्या है, इवन, और ये भी क्या है, इवन, तो फिर ये पूरा नंबर क्या होना चाहिए, इवन। क्यों, क्योंकि इवन नंबर में बच्चों अगर इवन ऐड करोगे तभी तो आंसर इवन आएगा। अगर आपने इवन में ओड ऐड कर दिया तो मतलब आंसर इवन आ ही नहीं सकता। इसका मतलब बच्चों मैं कह सकता हूँ कि x प्लस जेड क्या होगा, इवन होगा। अगर ये इवन होगा तो मतलब x कोमा जेड किस में जाएगा, रिलेशन में जाएगा। यही तो प्रूव करना होता है ट्रांजिटिव के लिए। तो ये रिलेशन कैसा हो गया बताओ, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, देख लो आप। उसके बाद बच्चों देखो ये क्वेश्चन अपने जो रिलेशन चैप्टर जिसने पूरा पढ़ा है बिल्कुल एज इट इज, मैंने आपको दो क्वेश्चन करवाए थे। एक तो जिसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी कितना होता है, 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर भी, है ना। ये मैंने आपको करवाया था ना कि ये चीज क्या हो, इक्वल हो, तो आपको चेक करना होता है ये रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस। सेम बिल्कुल बच्चों ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था, देख लो आपको। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर भी इक्वल टू 1, मैंने कहा था इसको थोड़ा चेंज करके लिखना है। सीकेंड स्क्वायर इसको उधर ले जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। मतलब कि देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर है इक्वल टू साइन स्क्वायर भी। यहाँ पे साइन की जगह क्या आ गया, बस सीकेंड स्क्वायर आ गया। ये रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस होता है। यही सेम क्वेश्चन देख लो आप, स्टेटमेंट को पढ़ लो। और ये क्वेश्चन मैंने आपको जेई मेन से पहले करवाया था ना, पेपरों के बाद तो नहीं करवाया। और ये देख लो क्वेश्चन बच्चों जनरल सेशन में आ गया, देखना क्या फर्क है इसमें। वही यहाँ पे मैंने ए और बी लिए थे, इसने क्या ले लिया, एक्स और वाई ले लिया। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, तो ये रिलेशन कैसा है बोलो, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर वाई, तो बच्चों ये रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस होगा। क्योंकि आप एक्स और वाई को इक्वल पुट कर दोगे तो ये सेम आएगा, है ना। और एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दोगे तब भी आएगा। अब बच्चों सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल है सीकेंड स्क्वायर वाई के, और सीकेंड स्क्वायर वाई इक्वल है सीकेंड स्क्वायर जेड के, तो फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स भी तो सीकेंड स्क्वायर जेड के इक्वल होगा ना। तो उससे क्या हो जाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब ये डेफिनेशन तो क्लियर बता रही है ये रिलेशन कैसा है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप खुद देख लो पूरा चैप्टर बच्चों जो टीचर आपको पढ़ाएगा कंप्लीट चीजें वो आप पढ़ के जाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जितनी आपको मतलब कि बहुत अच्छी रैंक लेके आने के लिए जरूरी है ना, उतने क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लोगे। लेकिन पूरा पढ़ के नहीं जाओगे, सिर्फ आप अपनी मर्जी से पढ़ के जाओगे और अपने आप को ये समझा लोगे कि हाँ मैंने सिलेबस पूरा किया है, फिर आप एग्जाम सेंटर से बाहर आके बोलोगे कि पेपर में क्वेश्चन टफ आए थे, तो बच्चों उसका वो टफ नहीं बोल सकते ना, वो तो आपके लिए टफ है। जो बच्चा पूरा सिलेबस करके गया था, सब कुछ पीवाईक्यू जिसने सोल्व किए थे उसके लिए तो वो पेपर टफ नहीं है, ठीक है। तो आपको यही मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि पीवाईक्यू बच्चों 3-4 सालों के लगाओ, पूरा सिलेबस करो, पहले सिलेबस पूरा करो, फिर पीवाईक्यू सोल्व करो, उसके बाद आप पेपर देने जाना। देखना आपको पेपर टफ कभी लगेगा नहीं। दुनिया का कोई भी पेपर हो आप देके जाओगे ना इस तरीके से, उस पेपर से रिलेटेड 4-5 साल के क्वेश्चन सोल्व करके जाओ प्रीवियस ईयर, और पूरा सिलेबस करो। जिस टीचर के ऊपर आपको विश्वास है कि हाँ ये टीचर एक्सपीरियंस्ड है, इतने सालों से जेई के बच्चों को पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो आपको सही पढ़ाएगा, हर चीज आपको वो समझाएगा, ठीक है। बस उसके बाद पीवाईक्यू सोल्व कर लो, आपके पेपर में इतने क्वेश्चन आप एटलीस्ट जरूर कर दोगे कि आपकी एक रैंक अच्छी आ जाए। यही अपने को चाहिए होता है, 100% तो अपने को क्वेश्चन करने ही नहीं होते। अब बच्चों ये देख लो लास्ट क्वेश्चन है अपना सेट्स रिलेशन फंक्शन का, सेट्स रिलेशन का, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले तो एस सेट देखो क्या है। एस एक ऐसा सेट है जो एन यूनियन जीरो, देखो एन कैसा सेट है बच्चों, नेचुरल नंबर का सेट होता है। इसकी जीरो के साथ यूनियन मतलब कि इसमें जीरो और मिला दो भाई। नेचुरल नंबर में जीरो तो नहीं होती, लेकिन इसमें एक एस सेट के अंदर जीरो और मिला दो और बाकी सारे नेचुरल नंबर तो है ही। मतलब कि एस सेट बच्चों ऐसा है, ठीक है। और एक आपको क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है आर, कहाँ से, एस से लेके आर। ये एस तो ये वाला सेट है, ये आर क्या है बच्चों, रियल नंबर वाला है ना। मतलब इसकी जो कोडोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें हमें तो मतलब है बच्चों इस डेफिनेशन से, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, इसमें एक्स वाई का पेयर आएगा। कब कब आएगा बच्चों, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और आपको क्या बताने हैं, इसकी रेंज में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का क्या बताना है, सम। मतलब कि मैंने आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ाया था ना रिलेशन चैप्टर में, रेंज एंड डोमेन ऑफ ए रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बस अब आपको इस रिलेशन की रेंज फाइंड आउट करनी है, और उस रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो करते हैं कि करके स्टार्ट। तो क्या करें बच्चों, रेंज निकालने के लिए पहले इसको सोल्व करेंगे।
इस इक्वेशन को सोल्व तो करो, कैसे एक्स और वाई इसको सेटिस्फाई करेंगे ये तो पहले पता लगे। अब देखो बच्चों लोग हटा दो, है ना, जब तक लोग नहीं हटेगा परेशान करेगा अपने को ये क्वेश्चन। इस एक्स को हटाओ आगे से, ये क्या हो जाएगी बताओ, 2/5 की पावर एक्स। अब लोग अगर सेम है तो बच्चों इनके नंबर भी सेम होंगे, मतलब वाई किसके इक्वल आ गया बोलो, 2/5 की पावर एक्स। अब आप मेरे को ये बताओ रेंज का मतलब क्या होता था, रेंज का जैसे ये x, ये कौन कौन से x आप पुट कर सकते हो वो तो डोमेन का हिस्सा होता है, डोमेन तो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। रेंज क्या होती है बच्चों, x की वैल्यू पुट करने के बाद y क्या क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट क्या बोलते हैं, उसको रेंज बोलते हैं, यही बोलते होगे। अब आप बताना मेरे को, ये जो y की वैल्यू है यही तो रेंज है, बस कौन कौन सी आएगी इसकी y की वैल्यू। अब आप x को क्या पुट करो बोलो, x को क्या पुट करें, जीरो, क्योंकि x इससे बिलोंग करेगा, समझ रहे हो ना आप। x अगर जीरो होगा तो y बोलो कितना आएगा, 2/5 की पावर जीरो यानी कि 1। x अगर 1 होगा तो y बच्चों क्या आएगा, 2/5 की पावर 1। और ये जो जितने भी y आ रहे हैं ना ये सारे रेंज के अंदर है, ठीक है। x अगर 2 होगा तो y क्या आएगा, 2/5 की पावर 2। x अगर 3 होगा तो y क्या होगा बच्चों, 2/5 की पावर 3। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, x जो है ना वो पावर है किसकी, 2/5 की, तो x को जितना आप पुट करोगे y क्या आएगा, 2/5 की उतनी पावर आ जाएगा। तो अब आप मेरे को ये बता दो, रेंज अगर मैं सिर्फ आपसे पूछूं इस रिलेशन की रेंज क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, ये जितनी भी वैल्यू आ रही है 1, 2/5, 2/5 का स्क्वायर, 2/5 का क्यूब, ये सारे एलिमेंट बच्चों किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। अब बता दो कितने एलिमेंट होंगे ये बता सकते हो भाई, एक्स कहाँ तक जाएगा, नेचुरल नंबर, और एंड में कितने नेचुरल नंबर है, इनफाइनेटली में नहीं होते हैं, तो रेंज के अंदर एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। फिर आप कहोगे सर अगर एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते तो उनका सम कैसे निकालोगे, ये जो रेंज के एलिमेंट है ना बच्चों ये जीपी है, और इनफाइनेट जीपी का सम निकालने का अपने पास फॉर्मूला होता है, तो क्या लिखेंगे हम, आंसर, आंसर क्या है बच्चों, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेंज। रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट है बोलो, पहला एलिमेंट क्या था रेंज में 1, दूसरा एलिमेंट बच्चों 2/5 की पावर 1, तीसरा एलिमेंट 2/5 का स्क्वायर, चौथा एलिमेंट 2/5 का क्यूब। ये तो क्या है बच्चों, एक जीपी है ना, ये तो बच्चों एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला a/1 - r होता है। a कितना 1, 1 - r, r बोलो कितना है 2/5, तो 1/3/5, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 5/3। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था रेंज के ऊपर, और हमने बहुत सारे, कम से कम बच्चों 20 क्वेश्चन मैंने आपको रेंज के करवाए थे। तो उतना क्वेश्चन करने के बाद तो ये क्वेश्चन चमक जाएगा ना कि रेंज निकालने के लिए पहले y तो निकालो और x को पुट करते जाओ। x को कहाँ से पुट करेंगे, डोमेन से। x को पुट करने के बाद जो y की वैल्यू निकल निकल के आएगी वो सारे किसके एलिमेंट होंगे, रेंज के। उन सारे एलिमेंट का क्या कर दो, सम कर दो, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। 5/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए सेट्स और रिलेशन के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फंक्शन।